Hi guys, I welcome you all to the YouTube channel Knowledge Exponential। Knowledge Exponential चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। यहाँ हम सब मिलकर अपनी नॉलेज को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाले। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखे गए। ये पार्ट 1 है और ऐसे आने वाले कई और पार्ट्स इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलो साथ में पढ़ते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। ऑप्शंस देख लो, 1946, 1947, 45 एंड 48। ये चार ऑप्शन है। इसका आंसर है आंसर बी 1946। तो यार 1946 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल हुई थी, ठीक है। और तब हम जानते हैं कि 46 पे तो इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। तो पहली बार जो स्टार्टेड फंक्शनिंग वाला अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 1946। 1947 में बाद में ये रीअसेंबल भी हुई थी, जब ये हमारे पास डिसाइड हो चुका था कि इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन बनने वाले, ठीक है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 16 मई 1946 को बनाई गई थी, ठीक है यार। तो इसका आंसर है 1946। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ऑप्शन ए अ फेडरेशन, अ क्वासी फेडरल, अ यूनिटरी और यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यार इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आंसर डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 एक बात और भी बताता है कि जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट हो सकती हैं। तो जो भी स्टेट्स की टेरिटरी है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, और अगर कोई भी फ्यूचर में हम और टेरिटरी को अक्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास एज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया ही होएगी, ठीक है यार। तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ पॉजिटिव ड्यूटी, अ लीगल ड्यूटी, अ सिविल ड्यूटी और अ नेगेटिव ड्यूटी। तो यार इसका आंसर है आंसर सी, सिविल ड्यूटी। गाइस सिविल ड्यूटी हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये ड्यूटी हमें बताती है कि हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बनना चाहिए जो सारे लॉज को फॉलो करे, मिलिट्री को भी सर्व करे। अगर ऐसा कोई टाइम आए तो हमको मिलिट्री को भी सर्व करना है और अपने टैक्सेस को, जितने भी हमारे टैक्सेस बनते हैं गवर्नमेंट की तरफ, वो सारे टैक्सेस हमको पे करने चाहिए। साथ में ही कम्युनिटी में रहते हुए हमको ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो पॉजिटिव है। ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो हमारे इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेके आए, ठीक है यार। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी, सिविल ड्यूटी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the name of the tribe has to be excluded from the list of scheduled tribe, who has the power of such exclusion? Options देख लो, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ऑप्शन डी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बी, पार्लियामेंट, ठीक है यार। तो क्या होता है ना, ध्यान से देखना। अब आर्टिकल 342 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पार्ट 1 वो हमें बताता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि अगर वो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो किसी भी ट्राइब को, कम्युनिटी जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसमें से किसी भी ट्राइब को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको ये बता देते हैं कि आपको ये जो ट्राइब है इसको शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है उसके अंदर डाल देना है, इंसर्ट कर देना है। बट जो एक्चुअल पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही होती है। तो इसका आंसर इसलिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के पास पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 342 सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो होता है, इसी आर्टिकल का सेक्शन 2 जो है वो ये बता रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड
the list of scheduled tribes or any tribe or tribal community or part of or group within any tribe of tribal community। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है जो किसी भी ट्राइब को, शेड्यूल्ड ट्राइब को या उनकी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सके। ठीक है यार, तो इसका आंसर क्या है? पार्लियामेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है हमको? Who among the following was the first minister of finance in independent India? तो ऑप्शन आपके पास है आर के शनमुखम शेट्टी, लियाकत अली खान, जॉन मथाई या सत्य नारायण सिन्हा। तो इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे आर के शनमुखम शेट्टी, और इन्होंने जो हमारा जो फर्स्ट बजट था ना इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो इन्होंने ही हमको प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बताता है? अगला क्वेश्चन जो है वो है हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के कौन चेयरमैन होते हैं? ऑप्शन है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर। तो इसका आंसर है आंसर बी, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होते हैं उनका चेयरमैन हमेशा ही हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, जो हमारा सीएम है, वही होते हैं। और एक बात और, जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन और द एवेल्युएशन ऑफ द 5 ईयर प्लान। हर गवर्नमेंट एक 5 ईयर प्लान देती है, तो उसका जो फॉर्मुलेशन होता है या उनका जो जो प्लान कैसे चल रहा है उसको एवेल्युएट करना, वो सिर्फ स्टेट प्लानिंग बोर्ड के ही पावर्स के अंडर आता है। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं अब। 7th क्वेश्चन क्या है? देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द, ऑप्शंस देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट। इसका आंसर क्या है? आंसर है आंसर सी, गवर्नर। गाइस, गवर्नर और एलजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर द 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, 5 ईयर टर्म जो होती है उसके लिए गवर्नर्स को और एलजी को कौन कौन करते हैं? ये अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, बट गवर्नमेंट और एलजी को प्रेसिडेंट उनकी टर्म फिनिश करने से पहले ही डिसमिस कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को कि किसी गवर्नर को आपको डिसमिस करना है या किसी एलजी को डिसमिस करना है, तो प्रेसिडेंट को वो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गवर्नर। क्यों? क्योंकि उनकी कोई कभी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, वो डिसमिस हो सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, बट दे कांट बी इम्पीच्ड। ओके, सो द आंसर शुड बी द गवर्नर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है? विच इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन देख लो, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो इसका आंसर करने से पहले ना एक कंसेप्ट है, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये कंसेप्ट है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो हमेशा 3 लेवल पे होती है। एक होती है हमारी सेंटर, फिर आती है स्टेट, और तीसरी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? जो भी रूरल एरिया होते हैं और अर्बन एरियाज होते हैं, यहाँ पर एक लोकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत जो होती हैं वो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अब इसका हम आंसर करते हैं क्वेश्चन का कि जो पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, इनमें से कौन सा विभाग है जो लोकल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी, लॉ एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट के पास होता है, अंडर द स्टेट लिस्ट। और हमने अभी देखा कि पब्लिक हेल्थ जो, जैसे कि हम किसी भी, हमने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि हमारे एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं। सैनिटेशन जो है, साफ़ सफाई रखना, वो भी हमारे एमसीडी का पार्ट होता है, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ऐसे जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, तो उनके जो पार्ट हैं वो पब्लिक हेल्थ भी हैं, सैनिटेशन भी हैं, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक हम देखते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, या ऐसे जो भी
सर्विसेज हैं वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो देती है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट ही हमको प्रोवाइड करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आंसर सी, लॉ एंड ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर पार्लियामेंट या लोकसभा। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ना हमारे पास पार्लियामेंट होना चाहिए। हाँ पार्लियामेंट, क्यों जी क्यों, देखो जी ऐसा है, आर्टिकल 61 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको ये बता देता है कि जो अगर कभी भी किसी भी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कभी भी वायलेट कर देते हैं अगर वो, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इम्पीचमेंट का प्रोसेस किसी भी हाउस में, चाहे वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, किसी भी हाउस के अंदर हम ये स्टार्ट करवा सकते हैं। और जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हम इम्पीच करवा रहे हैं पार्लियामेंट, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, पार्लियामेंट। ओके, ये है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, हाउ मनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, 2, 3, 5, 6। तो लोग अब आपकी बारी है, अभी इसका आंसर आपको कमेंट में करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आप नॉलेज बढ़ाते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करना नॉलेज एक्सपोनेंशियल को, ठीक है, भूलना मत। चलो सब्सक्राइब करो। जय हिंद।